नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की चैप्टर नंबर 5 एंड 6 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में है हमारी न्यायपालिका और चैप्टर नंबर 6 में है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं चैप्टर नंबर 5, हमारी न्यायपालिका। भारत में आप जान रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी किसी भी पार्टी, दल या व्यक्ति का इस पर अंकुश नहीं है। स्वतंत्र रूप से वो न्याय करते हैं। और ये हमारी जो न्यायपालिका है ये ट्रिपल लेयर में है, यानी सबसे आप जिस जिले में रह रहे हैं, चाहे जो जिला हो, उस जिले में एक जिला अदालत हुआ करती है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। तो जिला अदालत लिख देते हैं सबसे नीचे, जिला अदालत। जिला अदालत उसके बाद में आप जिस जिले में रह रहे हैं, नंबर 1 तो जिला अदालत हो गया। और वो जिला किसी एक प्रांत में पड़ता होगा, किसी एक राज्य में पड़ता होगा, तो उस राज्य का एक उच्च न्यायालय हुआ करता है, जिसे हाई कोर्ट भी कहते हैं। तो उस राज्य का हो गया हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक। अब इन सबसे ऊपर एक न्यायालय है, वो हो गया उच्चतम न्यायालय, जो कि दिल्ली में स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का, सर्वोच्च न्यायालय। ये ट्रिपल लेयर आपका मैंने आपको समझा दिया, जिससे आपको समझ में आसानी से आएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारे संविधान में उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, इस आर्टिकल के तहत संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, यानी अपील का अंतिम दरवाजा सर्वोच्च न्यायालय। अब हम एक बात और अब बता दें, इस न्यायालय में किस प्रकार के मुकदमे की सुनवाई होती है। 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं, एक दीवानी मुकदमा, एक फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमा में क्या होता है, आप मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी, हत्या, ये सब मामले जितने भी हैं वो फौजदारी मामले में चले जाते हैं। दीवानी में क्या होता, जमीन संबंधी विवाद, दहेज संबंधी विवाद, तलाक संबंधी विवाद, ये बिक्री संबंधी विवाद, ये सब आपके दीवानी मामलों में हो जाते हैं। और दोनों में अंतर क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन अंतर बताने जा रहा हूं। फौजदारी मामलों में FIR लिखी जाती है पुलिस के द्वारा, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट। वहां पे पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस उस संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लेगी। उसके बाद में तब मुकदमा दायर होता है, तब कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। और दीवानी मामलों में क्या होता है, डायरेक्ट मुकदमा हो जाता है और उसमें सहूलियत रहती है कि नहीं, गिरफ्तारी वगैरह कुछ की बात कोई नहीं रहेगी। अपना पक्ष अदालत चाहती है, उनको दंड दे देती है, आर्थिक दंड दे देती है, जो भी है मामले को निपटा देती है। ये दीवानी और फौजदारी मामलों में ये अंतर है। अब आप आ जाए उच्च जिला ने अदालत से, अगर आप कोई भी मामला, कोई भी इशू हुआ, आपका कोई मामला हुआ, वो आप पहले जिला अदालत में दायर करते हैं। जिला अदालत से अगर फिर अपील की, आपको और आवश्यकता पड़ी, आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल पाया, तो आप उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। वहां से भी अगर आपको लगता है कि नहीं अपील मिल पाई, सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में भी ये उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी, कलकत्ता, बंबई में आप जान सकते हैं। और इसमें क्या खास बात है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक गरीब, भारत में गरीबी ज्यादा है, तो ये दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय मान ली प्रांत की राजधानी में स्थित है, तो यहां पर गरीब व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। तो इसीलिए 1980 में
आप पीएन भगवती ने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैं बताने जा रहा हूं, पीएन भगवती ने जनहित याचिका की शुरुआत की। यानी आप एक सिंपल लिफाफे पे उच्च न्यायालय का एड्रेस लिख के अपना जो भी इशू है पर लिख के डाल सकते हैं, आपकी अविलंब वहां पर सुनवाई होगी, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप जहां पर बैठे वहीं पर बैठे रहेंगे, आपका वकील भी वहां पर नियुक्त हो जाएगा, सरकारी वकील, वो आपकी तरफ से सुनवाई करेगा। इसी जनहित याचिका के तहत आज जो स्कूलों में मिड डे मील का जो भोजन हम लोग बच्चे कर रहे हैं, वो इसी जनहित याचिका के तहत ही किया गया है। ये आपका हो गया हमारी न्यायपालिका, जो विस्तार बहुत बहुत बड़ा लंबा है, एनसीईआरटी में सीमा है, उस सीमा रेखा से हम बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। ये जो छोटी सी जानकारी यहां पर थी, ये मैंने दे दी। अब इसी से अटैच अपराधी न्याय प्रणाली क्या होती है भाई, इसी में भी हमने फौजदारी कानून की चर्चा की है। अपराधी न्याय प्रणाली में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी संज्ञेय अपराध में लिप्त पाया गया तो पुलिस क्या करती है, उसको जाती है, उसके अगेंस्ट पहले एफआईआर लिख देती है। फिर अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी कर लिया, पुलिस छानबीन करती है, सबूतों का तलाश करती है कि सबूत क्या क्या इसके अगेंस्ट होते हैं, सबूत इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में उसको कोर्ट में पेश करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस ही जज बन जाती है। ऐसा फिल्मों में भी आप देखते होंगे, रियल लाइफ में भी काफी कुछ देखते ही होंगे। फिल्में तो रियल लाइफ से ही तो बनती हैं कि पुलिस ही पूरा जज बन के सब फैसला वही सुना देती है। यहां पर पुलिस की भूमिका थोड़ी सी नकारात्मक हो जाती है। अब यहां पे देखेंगे उस व्यक्ति को गिरफ्तारी हो गई, फिर उस व्यक्ति को भी संविधान ने कुछ अधिकार दिया है। अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करने जा रही है, अरेस्ट करने जा रही है, तो वो उसको कारण बताए, किन कारणों। अब अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करने जा रही है किसी व्यक्ति को, तो संविधान ने उसको कुछ अधिकार दिए हैं। आप उसको किन कारणों से गिरफ्तार करने जा रहे हैं, वो कारण आप उन्हें बताएं, पुलिस को, उस व्यक्ति को बताएं, उस आरोपी को जिस पर आपने आरोप लगाया है। नंबर एक। नंबर दो, जब आप उसको गिरफ्तार कर लें तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें ताकि वो अपना पक्ष रख सके। ये दो। उसके बाद मजिस्ट्रेट में जो सुनवाई, वहां पे सुनवाई हुआ, अगर उसको बेल तत्काल दिया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट दे देता है, अगर नहीं दिया जाना चाहिए तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। ये मूलभूत अधिकार है उस व्यक्ति को जो कि संविधान ने प्रदत्त किए। ये यानी यहां पर भी पूरी तरीके से पारदर्शिता है। और व्यक्ति जो भी आरोप, आप एक एग्जांपल आप देख लें, लेटेस्ट में एग्जांपल, निर्भया रेप केस, सब जानते थे कि गुनहगार वही हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है, जिनको पुलिस ने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन कोर्ट भी जानती है, जज भी जानते हैं, सारा देश जान रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी न्यायपालिका ये कहती है कि तब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती जब तक सारे एविडेंस क्लियर न हो जाए, और वो व्यक्ति जब तक अपने बचाव के सारे हथकंडे या विकल्प यूज नहीं कर लेता। इसी आधार पर जो आरोपी थे उनके वकील ने 3 बार फांसी रुकवा दी थी। ये हमारी न्यायपालिका में बात कही गई है। क्षमादान की और पता नहीं क्या क्या डिटेल है। क्षमादान का भी पूरा राष्ट्रपति किया गया तो वहां से भी उनको क्षमादान नहीं मिला। और कुछ और बातें जो टेक्निकल इशू है वो तो वकील लोग ही जानते होंगे, हम तो उतना जानते नहीं इस संबंध में। लेकिन रुकवाया, उसने फांसी को रुकवा दिया। तो न्यायपालिका में या संविधान में जो उनके आरोपी है, पूरी तरीके से जब तक क्लियर न हो जाए कि हां ये है 100% है कि यही व्यक्ति आरोपी है और यही व्यक्ति गुनहगार है, इसको फांसी दिया जाना चाहिए, और उस सजायाफ्ता व्यक्ति को के पास बचाव के क्या क्या बिंदु सारे यूज कर चुका कि नहीं यूज करना चाहता कि नहीं करना चाहता, सब कर ले भाई, संतुष्ट हो जाए। अब उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता, उसके बाद में हैंग टिल डेथ, उसको फांसी की सजा दी जाती। ये आपका हो गया हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली।
और न्यायपालिका, दोनों चैप्टर इस ज्वाइंट करके, हालांकि अलग अलग दिया लेकिन ज्वाइंट करके हमने इसमें बता दिया, समझाने का पूरा प्रयत्न किया है और हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।